हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी 2017 लास्ट सेशन मेरा आधा रह गया था, आधे में मैंने छोड़ दिया था। रीज़न बिहाइंड कि मुझे जो हैंडआउट मिला था उसमें गुड्स की डेफिनेशन ही गलत थी, और जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा था तो मुझे ध्यान आया कि इसमें कुछ लोचा है। हाँ जी, तो मुझे वो सेशन वहीं स्टॉप करना पड़ा और आज हम उस सेशन को दोबारा आपके सामने रखते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो वो भी फ़िलहाल 15-20 मिनट का सेशन हुआ था, नियर अबाउट 20 मिनट के आसपास। चलते सेक्शन 7 से ढंग से सुनेंगे कि सेक्शन हम लोग जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज योर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी मतलब इम्पोज करना, कलेक्शन मतलब वसूल करना। हम पर टैक्स लग चुका, नाउ द लायबिलिटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस, दैट इज द लेवी ऑफ टैक्स। कलेक्शन, it is not important that as and when the tax is imposed it will be collected immediately. It will be collected later on at the convenience of the department. It will be collected later on at the time of the receiving of the amount or paying of the amount, means whatever the case would be there. That's it. हमने किसी को माल बेचा, मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं सरकार को टैक्स दे दूं, हो सकता है, लेकिन सरकार ये भी तो बोल सकती है ठीक है जब आपने माल बेचा लेवी हो गया, इंपोज हो गया आपके ऊपर टैक्स, लेकिन टैक्स का पैसा आप हमें तब देना जब आपको वहां से कैश कलेक्ट हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। यहां गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ये एक महीना, ये एक महीना, ये एक महीना, ये आपके ऊपर इंपोज होता जा रहा है, क्रेडिट और कैश सेल्स वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, बट द डेट ऑफ पेमेंट इज दिस वन। हो सकता है, मींस कलेक्शन कब होना है? मैन्युफैक्चर के टाइम पर होना है, सेल के टाइम पर होना है, रिमूवल के टाइम पर होना है, या ट्रांसफर के समय होना है। ये सब डिपेंड होता है हमारा टैक्स के इंपोज करने पर। फिलहाल सेक्शन 7 और सेक्शन 9 ये दो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 जो आया है वो हम लोग सेक्शन 7 के बाद ही करेंगे, बट ऑब्वियस है। लेकिन सेक्शन 8 बीच में एक नया सेक्शन आ गया। क्या आया? वो बताता है टैक्स लायबिलिटी ऑन द मिक्स्ड सप्लाईज और कंपोजिट सप्लाईज। तो टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज के बारे में हमें हमारा सेक्शन 8 बताएगा। लेकिन सेक्शन 7 एंड 9, सेक्शन 7 बताता है स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में, जबकि सेक्शन 9 बताता है लेवी एंड कलेक्शन के बारे में। तो फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इनिशियल सेक्शंस अगर हम अपने अच्छे से कर लें तो हमें मालूम है कि आगे चलकर किसी भी सेक्शंस को कोरिलेट करने में या उसके ट्रीटमेंट को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। द मेन थिंग इज द बेसिक। अगर आपका बेसिक बैकग्राउंड बढ़िया है तो आपको समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। गाने सुनते हैं, लिरिक्स आता नहीं है, अभी उसकी म्यूजिक चल रही होती है। Only due to having that music we can come to know that which type of song it is. हम लोग बता सकते हैं, अभी लिरिक्स स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन बावजूद इसके हम बता सकते हैं गाना कौन सा है। इन द सेम वे हेयर, अगर हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा हो, हमारा इनिशियल लेवल अच्छा हो, तो आगे की चीज़ें अपने आप को रिलेट होती चली जाएंगी। तो सबसे बेटर है कि सेक्शन 7 को बढ़िया, सेक्शन 9 को और बढ़िया तरीके से देखा जाए। कहने के लिए तो एक्ट में छोटे छोटे तरीके से लिखा हुआ है। सेक्शन 7 बमुश्किल 3 पैरा में कवर्ड है, सेक्शन 9 भी बमुश्किल 4 या 5 पैरा में कवर्ड है, लेकिन ये इतना नहीं है। अच्छा खासा आपको इस पे एफर्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप का मतलब क्या? सप्लाई, वो भी सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई। यहां पर सप्लाई का मतलब किससे है? सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई का मतलब तो ये है। कॉमनली अब हम कहते हैं सप्लाईज, पहले हम लोग कहते थे गुड्स पर टैक्स, सर्विस पर टैक्स, अलग अलग थे, लेकिन अब कंबाइंड है, ज्वाइंट है, एक ही वर्ड नाम दिया गया सप्लाई।
यानी अब सप्लाई पर टैक्स लगेगा, इधर इट इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। स्कोप कहां तक गया है, किस तरह की सेल को आप या किस तरह की सप्लाईज को आप इस कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज योर स्कोप ऑफ सप्लाई। मैं केवल पहला पॉइंट पढ़ूंगा और उसके बाद आपको कुछ डेफिनेशंस दूंगा। सेक्शन 7 का केवल पहला पैरा जो है सबसेक्शन 1, मैं उसकी स्टडी करूंगा, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 बाद में हम उसको अटैच करेंगे फिलहाल। लेकिन सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 जो सप्लाई के बारे में आपको कुछ बताता है और स्टार्ट कहां से करता है, सप्लाई इंक्लूड्स, एक वर्ड आ गया इंक्लूड्स, it means this is your inclusive definition, it means this is not your exclusive definition। supply includes, क्या वर्ड यूज किया, सप्लाई इंक्लूड्स, और इस इंक्लूड्स वर्ड के आने के कारण ये हमारी इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब दिस इज नॉट योर फुल एंड फाइनल डेफिनेशन, और यू कैन से दिस इज नॉट योर फुल एंड फाइनल क्राइटेरिया, इट कैन गो बियॉन्ड दैट। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। सप्लाई इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। आगे क्या होगा फ्यूचर में वो बाद में जानेंगे, लेकिन अभी केवल इतना जान लेते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods and all forms of supply of services or both such as sale, transfer, barter exchange, license, rental, lease or disposal made और एग्रीड टू बी मेड। मैंने फिर से क्या वर्ड यूज किया, मैं फिर से बोलता हूं, फालतू चीजें बीच में से मैं हटा दूंगा। सच है, इसके बाद रेंटल तक का मैं सारा चीज गायब करूंगा। मैं अब जो बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनेंगे, हैंड आउट अपने हाथ में रखेंगे और जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ेंगे। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड। इज इट क्लियर? अच्छा, एक नया वर्ड आ गया, एग्रीड टू बी मेड। इसका मतलब एग्रीमेंट इज सफिशिएंट। एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, अगर हमें हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट हो गई सप्लाई देने लेने की या सर्विसेज देने लेने की, दैट इज ओके। एग्रीड टू बी मेड, ये सप्लाई हो गई। एग्रीड टू बी मेड, सप्लाई हो गई। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, एक नई कैरेक्टरिस्टिक निकली, फॉर अ कंसिडरेशन मींस देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी विल सी इट लेटर ऑन, बट कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। if it is supplied at free of cost, no GST will apply. Is it clear? For a consideration by a person in the course or furtherance of business, in the course of business or in the course of furtherance of business। अब अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो हमारे सामने कई सारी चीजें आ गई। पहली कि सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods, supply of services or supply of both। made or agreed to be made। for a consideration by a person in the course of business or furtherance of business। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आई सामने, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or in the
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चलेंगे। अब एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए, गुड्स मीन्स व्हाट, सर्विसेज मीन्स व्हाट। क्लियर है? इन दो चीज़ों को पहले समझना जरूरी है कि गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। और अभी अभी मैंने आपको बोला यहां पर सच एज, इसके बाद बोथ के बाद सच एज कुछ एग्जाम्पल दिए थे, ट्रांसफर्स, बार्टर एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। तो लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल के बारे में भी हम आज देखेंगे कि इनका क्या मतलब निकलता है। फिलहाल सबसे पहले हम लोग गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले जो मॉडल था उसके डेफिनेशन में, चाहे वो गुड्स की डेफिनेशन हो, पहले जो मॉडल था और उसकी जो सर्विसेज की डेफिनेशन थी, और आज का जो एक्ट बना है सेक्शन जीएसटी 2017 का, उसकी गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में आमूल चूल यानी बेसिक चेंजेस किए गए हैं। आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा। चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। जी सर। हम लोग वापस आएंगे इस सेक्शन पर जो हम लोग पढ़ा रहे थे, सेक्शन 7 हम लोग जो देख रहे थे, इस पर वापस आएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। क्योंकि बिना गुड्स की डेफिनेशन देखे और बिना सर्विसेज की डेफिनेशन देखे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जीएसटी के साथ अत्याचार होगा। जरा देखें, गुड्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 52, सर्विसेज सेक्शन 2 सब सेक्शन 102। मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए था क्लॉज, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लेकिन मेरी आदत है सब सेक्शन बोलने की, तो उसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 क्या बोलता है गुड्स की डेफिनेशन में। अब पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट की हम लोगों ने क्या किया था, डेफिनेशन को कॉपी कर लिया था काफ़ी हद तक, लेकिन अब यहाँ से उस डेफिनेशन को चेंज किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में हमारा गुड्स की डेफिनेशन चेंज है। गुड्स का मतलब ही बदल दिया गया है। यहाँ पर गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी गुड्स है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है मनी एंड सिक्योरिटीज़। जबकि पहले जो गुड्स की डेफिनेशन थी उसमें सिक्योरिटीज़ शामिल होती थी, लेकिन अब इसमें शामिल नहीं है मनी और इसमें शामिल नहीं है सिक्योरिटीज़। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इसमें शामिल नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड और अदर देन मनी और एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स। अब एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स की डेफिनेशन में आ गया। अब एक्शनेबल क्लेम भी हमारा गुड्स की डेफिनेशन में आ गया। इस पर पूरी हम लोग एक सेशन करेंगे एक्शनेबल क्लेम पर। विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट एक्चुअली इट इज। अनसिक्योर्ड डेट के बारे में पूरा डिटेल बताएगा और खूब मजा आने वाला है। पूरा लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक का हमारा ये सेशन चलेगा एक्शनेबल क्लेम। फिलहाल मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं हमारी सारी की सारी गुड्स, लेकिन उसमें शामिल नहीं है मनी, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक, लेकिन शामिल है बट इंक्लूड्स व्हाट इट इज, इट इंक्लूड्स आर एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये पुराना ही अब आगे है, and growing crops, grass and things attached to a forming part of the land which are agreed to be severed and before supply or under a contract of supply। कहने का मतलब ये पूरी डेफिनेशन वही थी, लेकिन शुरू की आधी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। तो आप ये नहीं कह सकते द डेफिनेशन इज मोर और लेस सेम ना, बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस आ गया है डेफिनेशन में। पहले हम लोग सिक्योरिटीज मूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, इसमें गुड्स का हिस्सा होता था और एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड किया जाता था, लेकिन अब ये एक्शनेबल क्लेम को शामिल कर लिया और सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड कर लिया। अब मैं बोलता हूँ गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और सिक्योरिटीज but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to and forming part of the land which are agreed to be severed
बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जी सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अंतर कहां पर आया? एक मैं खास बात बता दूं कि सर्विसेज में मनी शामिल नहीं है, सिक्योरिटीज शामिल नहीं है। पहले एक्शनेबल क्लेम हम लोग सर्विसेज में पढ़ते थे कि सर्विसेज में एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि ये हटाता था तो सर्विस उसको शामिल कर लेता था, लेकिन एक्शनेबल क्लेम को अब गुड्स की डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। यानी गुड्स हटा दो, मनी हटा दो, सिक्योरिटीज हटा दो, गुड्स हटा दो। अब चूंकि मनी और सिक्योरिटीज इसमें शामिल नहीं किया गया था, अगर मैं केवल इतना लिख देता सर्विसेज मींस अदर देन गुड्स, तो वहां पर आप कहते ठीक है अदर देन गुड्स तो मनी को भी सर्विस मान लो, सिक्योरिटीज को भी सर्विस मान लो और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सर्विस मान लो, तो अब हटाया गया। पहली चीज तो ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी सर्विस नहीं हो सकती, वो हमेशा गुड्स ही रहेगी, लेकिन मूवेबल नहीं रहेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एक तरह से गुड्स, एक तरह से, मैंने ये नहीं कहा, इस डेफिनेशन के हिसाब से एक तरह से गुड्स है, लेकिन वो मूवेबल ना होने के कारण हमारे जीएसटी रिजिम के बाहर चला गया। अच्छा जी, हाँ, मनी और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स में आएंगे ना सिक्योरिटीज में आएंगे। आप देख सकते हैं दोनों में से हटाया गया है, मनी एंड सिक्योरिटीज को दोनों में से हटाया गया है। अब खास बात इस डेफिनेशन की और सुनिए। पहले क्या बोला जाता था? पहले केवल इतना बोला जाता था सर्विसेज मींस अदर देन गुड्स। अब अदर देन गुड्स बाकी सारी चीजें इसमें आ जाती थी, एक्शनेबल क्लेम भी यहां आ जाता था, आने दो। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी इस डेफिनेशन में अब शामिल की गई है स्पेसिफिकली। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और लंबा चौड़ा किया गया है। भाई गुड्स की डेफिनेशन सर आपने हमें क्या बताई? हमें आपने गुड्स की डेफिनेशन केवल इतनी बताई कि गुड्स मींस ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, but includes actionable claim, growing crops, grass, and the other thing which are forming part attached and become forming part of the land, and which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। जबकि सर्विस की डेफिनेशन आपकी बताई गई है अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। पहली बात तो सारे गुड्स को हटा दो, मनी और सिक्योरिटीज को भी हटा दो, बाकी सर्विसेज हैं। लेकिन बट इंक्लूड्स, इसमें स्पेशली चीज शामिल की गई, इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मनी, कान बजने लगा, अंडरलाइन कर लें, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। आई एम नॉट सेइंग मनी, यूज ऑफ मनी और एंड ऑब्लिगोर इट्स कन्वर्जन। मैंने क्या बोला? मनी नहीं, मनी का यूज या मनी का कन्वर्जन, एक करेंसी से दूसरी करेंसी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में, और वहां पर भी कंसीडरेशन शामिल होना चाहिए। विदाउट कंसीडरेशन इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सर्विस। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये 500 का छुट्टा दे दो। मैंने कहा छुट्टा ऐसे कैसे दे दूं, मुझे हर 100 रुपए पर 5 रुपए कमीशन चाहिए। अब पैसे के बदले तो पैसे का एक्सचेंज हुआ, तो क्या मनी, अगर मैं केवल छोड़ देता इस पूरे सेक्शन को ये बिना शामिल किए हुए, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, अगर मैं इस वर्ड को नहीं लिखता, तो शायद जो ये 25 रुपए मेरे पास था वो जीएसटी रिजिम में आता ही नहीं, वो सर्विसेज के दायरे में आता ही नहीं, क्योंकि मनी को तो मैंने ना तो यहां रखा ना तो यहां रखा। तो लोग ये बोलते कि मनी तो शामिल ही नहीं होता हमारे ना तो गुड्स में ना सर्विसेज में। लेकिन अब मनी की एक्टिविटीज को अगर यूज मनी का करके एक करेंसी से दूसरी करेंसी, एक करेंसी से दूसरे फॉर्म में, एक करेंसी से दूसरे डिनोमिनेशन में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे डिनोमिनेशन में, एक डिनोमिनेशन से दूसरे कन्वर्जन होता है, तो वहां पर भी आपका ये सर्विस की डेफिनेशन में फॉल होगा। अब समझ में आया गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन? सर्विस कहता है सर्विस मीन्स अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, but includes the activities relating to the use of money
its money or its conversion from one form to another, from one currency to another, from one denomination to another. Is it clear? Against a consideration. ठीक है, दोनों समझ में आया डेफिनेशन? अब जरा सर हमें 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 मनी का भी डेफिनेशन समझा दीजिए, हम किसको किसको मनी बोलेंगे? अपना सपना मनी मनी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मनी की डेफिनेशन क्या है उसको भी इसने दे दिया, इंडियन लीगल टेंडर। मनी मीन्स इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, वो भी मनी है, यानी इंडियन करेंसी एज वेल एज फॉरेन करेंसी, दोज करेंसी विच आर इन ट्रेडिशन, दोज करेंसी विच आर रनिंग इन द मार्केट। तो वो करेंसी करेंसी है, वो करेंसी मनी मानी जाएगी। तो मनी मीन्स इंडियन लीगल टेंडर और फॉरेन करेंसी, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सॉरी ई कॉमर्स करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ये सारी चीजें मनी की डेफिनेशन में आएंगी। और इन such similar instrument when used as consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender, जाहिर सी बात है इस मनी का यूज हम लोग अपने ऑब्लिगेशन को सेटल करने में यूज करते हैं, और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। अब बात करते हैं मनी में शामिल नहीं है कोई भी ऐसी मनी जिसको रखा गया है न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के पर्पज से। मनी में शामिल नहीं है कोई ऐसा मनी जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए रखा गया। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब मेरे पास राजा अशोक की कुछ मुद्राएं हैं, राजा अशोक के ज़माने की कुछ करेंसीज अवेलेबल हैं, ले लो और 10 चाय के कप दे दो। अरे ऐसे थोड़ी ना चलता है, वो कोई करेंसी, वो तो एंटिक पीस हो गया, वो तो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो तो लाखों करोड़ों में बिकेगा। वो हमारी करेंसी रनिंग करेंसी नहीं है, उसको आप मनी का नाम नहीं दे सकते, उसकी वैल्यू तो बढ़ती और घटती रहती है नॉर्मली। तो वो है न्यूमिस्मेटिक। अगर मैंने ऐसी कोई मनी अपने पास रखी है फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, तो उसको हम मनी की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। मनी मीन्स all types of Indian legal tender or foreign currency check, draft, pay order, bank order, travelers check, promissory note, bills of exchange, electronic remittance, दो चीजें और थी ना, पे मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ये सारी चीजें आपकी शामिल होंगी मनी की डेफिनेशन में। हाँ, जिसका यूज़ आप करते हैं किसी ऑब्लिगेशन या लायबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए, लेकिन इसमें वो मनी शामिल नहीं है, वो करेंसी शामिल नहीं है जिनको आपने न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रखा है। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने तीनों डेफिनेशन देख ली। गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी but does not include other than money or securities, okay, but includes actionable claim, growing crops, grass, and the things attached to or form part of the land and which can be severed before supply or against the contract of supply. While under the definition of service, service means anything other than goods, money and securities, but includes the activity which requires money, but includes activity relating to the use of money from one currency to another, from one form to another, from one denomination to another against consideration जी। और मनी की डेफिनेशन अभी भी बताई। एक्शनेबल क्लेम के बारे में हम लोग को बताया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में, लेकिन वो फिर आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अगर हमको गुड्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, अगर हमको सर्विस की डेफिनेशन समझ में आ गई, और अगर अब हमको मनी की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो क्या करें?
सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पर वापस आते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पर वापस आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ये कंप्लीट सेक्शन 7 है क्या। सप्लाई इंक्लूड्स, मैंने ये बता दिया, ये पार्ट नंबर ए था आपका जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आते ही, जो मैंने डिस्कस किया था। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ। उसके बाद मैंने वर्ड बोला था सच एज, और उनको मैंने हटा दिया था, लाइसेंस, रेंटल और लीज के बाद से, और बोला था मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद आया? इसी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के बी क्लॉज में क्या दे रखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अरे 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 सर रुक जाइए, आप कुछ गलत लिख रहे हैं। आपके हाथ चल कैसे रही हैं? आपके हाथ रुक जाने चाहिए, नहीं रुकने चाहिए। मैंने बिल्कुल सही लिखा। सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, इसने सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स, सामान यहाँ से वहाँ गया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज एक्स से वाई के यहाँ गई। सप्लाई ऑफ बोथ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है वाई से एक्स ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की और वो माना गया सप्लाई? ओ ओ, मिस्टर एक्स के लिए ये सप्लाई है, मिस्टर एक्स के लिए ये सप्लाई है। क्या मिस्टर एक्स के लिए ये सप्लाई है? जी हाँ, आपने गलत नहीं, बिल्कुल सही सुना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं, जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, तो इट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यानी बिजनेस को प्रमोशन करना, एडवांसमेंट लाना, एडवर्टीजमेंट करना, जो भी हो। लेकिन वेदर, अच्छा, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना। फॉर अ कंसिडरेशन सेक्शन 7 के ए पार्ट में देख लिया। वेदर और नॉट कंसिडरेशन एग्जिस्ट, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बिल्कुल उलट दे रहा है। अगर आपने कोई सप्लाई ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, फ्री में किया है, पैसा देकर लिया है, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली है, बिजनेस के लिए लिए हैं, पर्सनल पर्पस के लिए लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।